गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम पालकपुर गांव की कहानी का अब आगे अध्ययन करेंगे। आगे इसका जो प्रमुख बिंदु आता है वो बिंदु आता है, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। भूमि है, जितना हम भूमि का उपयोग उचित तरीके से करेंगे उतना ही भूमि क्या है कि हमें बढ़ चढ़ के आर्थिक रूप से या अन्य प्रकार से जो उत्पादन होता है भूमि पे, जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो भूमि हमें देगी। लेकिन अगर हम भूमि का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, उचित उपयोग नहीं करेंगे, तो भूमि है वो धीरे धीरे हमें हर प्रकार से, हर पदार्थ, हर तत्व, हर खनिज है वो धीरे धीरे देना बंद कर देगी। क्योंकि कारण क्या है कि हम उसका उचित उपयोग नहीं करेंगे तो भूमि है वो धीरे धीरे हमसे छीनती जाएगी। इस कारण क्या है कि भूमि का उचित उपयोग आवश्यक है। बात आती है, भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष ने भूमि का निर्माण नहीं किया। भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति के द्वारा जो हमें सबसे अमूल्य उपहार दिया गया है वो है अपनी प्रकृति। वो प्रकृति है, उसका उचित उपयोग आवश्यक है और ये एक अच्छा संसाधन है हमारे पास में। बात करते हैं, भूमि का सावधानी पूर्वक प्रयोग आवश्यक है। भूमि का हम उचित उपयोग नहीं करें और उसका दुरुपयोग करते जाएं, भूमि का दुरुपयोग होने के कारण क्या है कि भूमि की जो क्षमता है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है, जो उसका हमें देने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, खनिज हो, लवण हो या किसी प्रकार से खनिज तत्व हो, पेट्रोल हो, तो हमें भूमि प्रदान करती है। तो भूमि का हम जितना अधिक उचित तरीके से, सही तरीके से उपयोग करेंगे उतना ही भूमि है वो हमें लाभ प्रदान करेगी। बात आती है प्राकृतिक संसाधने की अति। अति का मतलब होता है अंत। जब किसी चीज का अंत हो जाता है तो वो चीज है या वस्तु हो, कोई भी चीज हो, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो बात आई कि प्राकृतिक संसाधन की अति, प्रकृति के द्वारा जो हमें अमूल्य वस्तुएं प्रदान की गई है, अमूल्य तत्व प्रदान किए गए हैं, उनका अपन उपयोग उचित तरीके से करें। चाहे वो जल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो अन्य खनिज लवण हो, चाहे रसायन हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनका जितना अधिक अपन सही तरीके से उपयोग करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन हम उनका अगर अधिक उपयोग करेंगे, उनका दोहन करते जाएंगे, तो वो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमें हमारे जो तत्व हैं जरूरी, चाहे वो जल हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे किसी प्रकार के तत्व हो, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। कारण इसका, हमने उनका सही समय पे सही उचित तरीके से उपयोग नहीं किया, उनका अत्यधिक उपयोग करते चले गए। और अत्यधिक जब हम किसी वस्तु का, किसी तत्व का यूज करते हैं तो वो तत्व या वस्तु धीरे धीरे समाप्त यानी नष्ट होने की ओर करते हैं। हरित क्रांति की, हरित क्रांति है वो पेड़ पौधों से, फसलों से संबंधित है। यानी प्रारंभ में क्या था कि जो अपने फसल वगैरह होती थी, उत्पादन वगैरह होता था, वो कम होता था। वजह इसकी कि अपनी जो तकनीक थी, अपनी जो पद्धति थी, अपना जो तरीका था, अपने जो नियम थे, अपने विधियां अपनाई थी, वो सारी प्राचीन विधियां थी। और प्राचीन विधि कारण क्या है कि हमें फसलों का उत्पादन कम मिलता था, अनाज हमें कम मिलता था। जिस कारण क्या है कि जमीन अपने पास से कम हो या ज्यादा हो, हम उसका उचित उपयोग नहीं कर पाते थे। और उचित उपयोग नहीं करने के कारण हमें उचित लाभ नहीं हो पाता था। लेकिन हरित क्रांति के कारण क्या हुआ कि जो परंपरागत तकनीक थी वो अपनी परिवर्तित हो गई। परंपरागत तो अपनी विधियां थी, जो सिद्धांत थे, उनको अपने त्याग दिया और नवीन तकनीक को, नवीन पद्धतियों को अपना लिया। अब आती है हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति के अंदर अपन क्या किया कि अच्छे तकनीकी बीजों का अपने उपयोग किया, अच्छी खाद का उपयोग किया, अच्छी केंचुआ खाद का उपयोग किया, अच्छे उर्वरकों का उपयोग किया, अच्छे दवाइयों का उपयोग किया, अच्छी उच्च मिट्टी की क्वालिटी का अपने उपयोग किया, अच्छी अपने यातायात के जो साधन है उनसे जुड़े हुए, जो फसलों से संबंधित है, जो सिंचाई से संबंधित है, जो निराई से संबंधित है, उनका अपन ने उपयोग किया। जिस कारण क्या है कि पहली बात होती है, कम समय में अधिक कार्य किया जाने लगा।
दूसरी बात आती है कि अपने उच्च बीजों को अपनाया, जिस कारण क्या है कि पौधे बहुत जल्दी है वो बड़े हो जाते हैं। तीसरी बात है कि कम जमीन में भी हमने अधिक उत्पादन प्राप्त किया। तो हरित क्रांति का मतलब है कि परंपरागत तकनीक को छोड़ के नवीन संसाधनों को, नवीन तकनीकों को, नवीन पद्धतियों को अपनाना, जिससे क्या है कि अपने फसल के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रहे। अब आती है रसायनों के कारण भूमि की उर्वरता में कमी। प्रारंभ में क्या है कि किसान वगैरह जब कृषि कार्य करते थे तो भूमि में कीटनाशकों और उर्वरकों का बहुत कम उपयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए और कम समय में अधिक वृद्धि और उत्पादन के लिए अधिक रासायनों का उपयोग हो रहा है, जिस कारण क्या है कि भूमि की जो उर्वरता है, उर्वरता का मतलब होता है उत्पादन क्षमता, उत्पादन करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। संसाधनों को पुनः जीवित करना कठिन। जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल कर लें तो वो चीज धीरे धीरे क्या होती है, लुप्त हो जाती है, और लुप्त होने के बाद में वापस उसका निर्माण करना, वापस उसको बनाना बहुत अधिक कठिन है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या है कि जो भूमिगत जल है वो धीरे धीरे उसका स्तर कम होता जा रहा है। इसकी वजह नलकूपों का अधिक होना, ट्यूबवेल का अधिक उपयोग होना, भूमि का अंदर जो पानी है उसका अधिक इस्तेमाल करना। पहले क्या था, प्राचीन समय में या 1960 से पहले की बात करें तो भूमिगत जल का उपयोग है वो नाम मात्र उपयोग होता था, जिस कारण क्या है कि भूमि के अंदर जो पानी है उसकी मात्रा अधिक थी। लेकिन वर्तमान समय में और 1970-80 के बाद में इस पानी का जो भूमिगत जल है स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जहां पानी पहले 100-150 मीटर की गहराई पे पानी जो मिल जाता था, फुट पे मिल जाता था, वो आज 200, 250, 300 फुट की दूरी पे भी हमें पानी नहीं मिल पाता। वजह इसकी क्या कि पानी का अत्यधिक दोहन होता चला जा रहा है। यही बात आती है पेट्रोल डीजल की। पहले पेट्रोल डीजल का उपयोग कम था, वजह इसकी क्या कि यातायात के साधन कम थे। अब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने यातायात का जो साधन है वो सबके अलग अलग साधन है, और अलग अलग साधन होने के कारण क्या है कि सभी क्या है कि अपने अपने साधनों का ही उपयोग करना चाहते हैं, जिस कारण क्या है कि पेट्रोल और डीजल का अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो एक समय ऐसा हो जाएगा कि पेट्रोल और जो अपना जल है, भूमिगत जल, वो पूर्णतः लुप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि इनका संयमित, नियमित तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि ये जो अमूल्य धरोहर है, अमूल्य जो संपत्ति हमें प्रकृति ने प्रदान की है वो बनी रहे, और भविष्य में आगे जो पीढ़ी आएगी वो भी इसका लाभ उठाती जाए। पर्यावरण संरक्षण आवश्यक। वर्तमान समय और प्राचीन समय की बात करें तो पर्यावरण में काफी परिवर्तन आ गया है। वहाँ जहाँ पहले की हम बात करते हैं, चारों तरफ हमें हरियाली अधिक देखने को मिलती थी, दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते थे, और चारों तरफ है वो अच्छा मैदान सा हमें हरियाली के रूप में दिखाई देता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि पेड़ पौधों को धीरे धीरे काटा जा रहा है, उनकी कटाई की जा रही है। हरे पेड़ पौधों को भी जल्दी ही काटना प्रारंभ हर क्षेत्र में किया जा रहा है। वजह इसकी क्या कि उन पेड़ पौधों को काट के जमीन को समतल करके वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, बड़े बड़े उद्योग धंधों को प्रारंभ किया जा रहा है, जिस कारण क्या है कि धीरे धीरे पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। अब बात आती है पर्यावरण संरक्षण के। अपन ने बात की तो पर्यावरण संरक्षण इसी तरीके से किया जा सकता है कि पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाया जाए, पेड़ पौधों की अधिक से अधिक रक्षा की जाए, और जो वन क्षेत्र है उसको अधिक बढ़ाया जाए, न कि घटाया जाए। घटाने से क्या है कि इसका विपरीत असर पड़ता है अपनी प्रकृति पर्यावरण पे। जितनी अधिक हरियाली अधिक होती है उतना ही अधिक और उतनी ही समय के साथ क्या है वर्षा अधिक होती है। आपने सुना भी होगा कि जहाँ पर्यावरण में अधिक सुगमता होती है, अधिक अच्छा पेड़ पौधे वहाँ होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। और जहाँ बंजर मैदान होते हैं या कम पेड़ पौधे होते हैं वहाँ वर्षा भी क्या होती है, कम होती है। तो पर्यावरण का हमें हर रूप से सुरक्षा करनी आवश्यक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जंगल हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, उनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है रासायनिक उर्वरक की। रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे खनिज तत्व
जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, यानी ऐसे खनिज तत्व है जो पानी में आसानी से मिल जाते हैं, उनमें घुलनशील हो जाते हैं, साथ में पौधे तक तुरंत पहुंच जाते हैं, उन्हें रासायनिक उर्वरक कहा जाता है। यानी रासायनिक उर्वरक उनको कहा जाएगा जो आसानी से पानी में मिल जाते हों और इसके साथ ही पानी में घुलने के साथ ही वो पौधे की जड़ों तक, पौधे तक आसानी से पहुंच सके और उसके विकास और उस वृद्धि में उसका सहयोग कर सके। उर्वरक उर्वरक होते हैं, उनका जितना अधिक उपयोग किया जाएगा उतना ही क्या होगा कि उनमें जो सूक्ष्म तत्व होते हैं मिट्टी के, या मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं वो धीरे धीरे क्या है समाप्त हो जाएंगे। जितना अधिक उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, कीटनाशकों का, रसायनों का उपयोग किया जाएगा, उतना ही क्या है कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु हो चाहे उसके अन्य तत्व हो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इस कारण इनका नियमित उपयोग भी आवश्यक है, संयमित इनका उपयोग किया जाए। अब बात आती है अधिक उपयोग से मिट्टी कम उपजाऊ। जितना अधिक अपन रसायनों का, खादों का और अपने नवीन जहर वगैरह का उपयोग करेंगे, जितना अधिक हम इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ही क्या होगा कि जो भूमि का उपयोग है, मिट्टी है, वो कम उपजाऊ होती चलाई जाएगी। कम उपजाऊ का मतलब है कि उसकी उत्पादन क्षमता है, उसकी पैदा करने की क्षमता है, पेड़ पौधों को, बीजों को बढ़ाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि रसायनों का कम से कम उपयोग किया जाए और भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से जानकारी करके बाद में उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। अब बात आती है रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रखना, ऐसा एक राज्य है जिसमें सबसे अधिक रसायनों का उपयोग सबसे पहले किया गया है, वो है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में रासायनिक खाद का सबसे अधिक उपयोग वर्तमान समय में और कुछ समय पहले किया जाता रहा है। अब आगे पढ़ेंगे पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। वितरित का मतलब होता है विभाजन, बांटना या उसके टुकड़े करना। अब जो पालमपुर गांव की जो भूमि है, जो क्षेत्र है, वो सभी किसानों के पास में या सभी परिवारों के पास में एक जितनी भूमि नहीं है। कुछ परिवार अपन ने पहले चर्चा की थी कि उच्च जाति के हैं, उनके पास अधिक जमीन है, अधिक धनवान है। तो ऐसे ही क्या है कि उनकी स्थिति के आधार पे, उनकी उच्च जाति के आधार पे, उनकी श्रेष्ठता के आधार पे पालमपुर में गांव में जमीन भी क्या है कि कुछ लोगों के पास अधिक है जबकि कुछ लोगों के पास कम है। उसी के आधार पे ही वो अपना जीवन का यापन करते हैं, अपने जीवन का गुजारा करते हैं। अपन ने चर्चा की थी कि पालमपुर गांव है उसमें कुल कितने परिवार रहते हैं। ध्यान रखना, पालमपुर गांव में जो कुल परिवारों की संख्या है 450 परिवार है, वो पालमपुर गांव में रहते हैं। अब बात आती है भूमि के विभाजन की कि किस प्रकार से भूमि का विभाजन है वहां परिवारों में है, किस परिवारों के पास अधिक भूमि है, किन परिवारों के पास अधिक भूमि है, किन के पास कम भूमि है। तो जो 150 परिवार है, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, यानी 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने का स्थान तो है, उनके पास कच्चे मकान तो है, घास फूस के बने हुए मकान तो है, लेकिन कृषि कार्य करने के लिए, खेती कार्य करने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से जमीन नहीं है। तो 450 परिवार पालमपुर गांव में हैं, उनमें से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कृषि कार्य करने के लिए भूमि नहीं है। अब बात आती है कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो कितने परिवारों के पास है। अपन स्टार्टिंग में इसमें बात की थी कि भूमि का विभाजन है, कुछ परिवारों के पास तो भूमि ज्यादा है और कुछ परिवारों के पास भूमि बिल्कुल भी नहीं है, कम है। तो ध्यान रखना कि 2 हेक्टेयर से भी जो कम भूमि है वो 240 परिवारों के पास है। ट्यूशन भी ये पूछ सकते हैं कि 240 परिवार है, उनके पास कितनी भूमि है, या 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि कितने परिवारों के पास है। तो ध्यान रखना 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। अपन ने कल चर्चा की थी कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो ध्यान रखना 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि कम भूमि और कम आमदनी, इन दोनों का आपस में संपर्क देखने को मिलता है। जिसके पास जितनी अधिक भूमि होगी, जिसके पास जितना अधिक क्षेत्र होगा, जिसके पास जितनी अधिक जमीन होगी,
उसकी आमदनी ही उस पर निर्भर करती है, क्योंकि ज्यादा जमीन होने के कारण क्या है, वो फसलों का उत्पादन है वो ज्यादा कर पाता है, और फसलें अधिक बोने के कारण समय समय के आधार पे क्या है कि जब उसकी वृक्ष का कटने का समय होता है तो अच्छी फसल का उसके पास से भंडारण हो जाता है और उससे उसको अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करते हैं गोविंद के परिवार की, जो पालमपुर गांव में रहता है। गोविंद है वो उसका एक सामान्य परिवार है और उस परिवार के साथ वो अपने गांव में रहता है, लेकिन गोविंद है वो एक सामान्य श्रेणी का किसान है जिसके पास जमीन है वो ज्यादा न होके कम है और उसके परिवार में कार्य करने वाले अधिक है। तो गोविंद के परिवार की अपन चर्चा करेंगे। 1960 में गोविंद के पास जो कुल भूमि थी वो भूमि बहुत ही कम थी, लगभग 2.25 हेक्टेयर भूमि गोविंद के पास थी, और 2.25 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें वो स्वयं काम करता था और उसके जो 3 पुत्र हैं वो मिलके 2.25 हेक्टेयर भूमि में काम करते थे। धीरे धीरे उनके बेटे बड़े होते गए और गोविंद भी क्या है वृद्ध अवस्था की ओर चलता गया, और वृद्ध अवस्था की ओर पहुंचने के कारण क्या होता है कि जो गोविंद है उसकी समय के साथ क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही क्या है, गोविंद के परिवार में 3 बेटे होने के साथ साथ गोविंद के पास पशुपालन का अन्य साधन भी है। गोविंद के पास भैंस है जिससे उसको क्या है अच्छा दूध प्राप्त होता है। इसके कारण क्या है कि कुछ फसलों का उत्पादन हो जाता है और कुछ पैसे हैं वो गाय भैंस के दूध को बेच के उसको प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे ही आगे क्या है कि गोविंद की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भूमि का जो बंटवारा है वो हो जाता है। तो ध्यान रखना गोविंद के कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, और 3 पुत्रों में भूमि का विभाजन कर दिया जाता था। और गोविंद के पास भूमि कितनी है, 2.25 हेक्टेयर भूमि उसके पास में है। 2.25 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा उसके 3 पुत्रों में कर दिया जाता है। तो प्रत्येक पुत्र के पास से जो भूमि आती है वो लगभग 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। 0.75 हेक्टेयर भूमि है वो प्रत्येक पुत्र के पास आती है। इस प्रकार कहा जाए तो जहां पहले गोविंद का परिवार जो संगठित था उसकी मृत्यु के बाद में उस भूमि का बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के कारण प्रत्येक पुत्र के जो हिस्से में भूमि आई वो 0.75% हेक्टेयर भूमि है प्रत्येक पुत्र के हिस्से में आई। गोविंद की मृत्यु के साथ ही क्या है कि उसके बेटों में भूमि का विभाजन हो जाता है और प्रत्येक बेटे के हिस्से में लगभग जो भूमि आती है 0.75% जो भूमि है उनको प्राप्त होती है हेक्टेयर में। अब कम भूमि होने के कारण क्या है कि उनका जीवन यापन करना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि कम भूमि में उनका उत्पादन कम होता है और उनको जीवन यापन करने के लिए सिर्फ खेत से उनका काम नहीं चल पाता। बात आती है कि बेटे हैं उनके गोविंद के, उनको अन्य कार्य भी करना पड़ता है। कारण क्या है कि जब आजीविका है वो अपने खेत के द्वारा नहीं चल रही हो तो वो क्या करेंगे, मजबूर होके उनको अन्य कार्य तलाश करनी पड़ेगी। चाहे वो परिवहन का कार्य करो, चाहे वो डेयरी का काम करो, चाहे वो पशुपालन का काम करो, उनको अन्य कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा ताकि उनके परिवार का जो जीवन यापन है वो आराम से हो सके, उनकी आजीविका के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब बताती है कि गांव में का जो क्षेत्रफल है, जो भूमि है, उसमें पूरी भूमि पे कृषि कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे लोगों के घर भी बने हुए हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उस श्रेणी के हो, चाहे निम्न श्रेणी की हो। तो गांव का जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो आधे से अधिक क्षेत्र पे प्लाट बने हुए हैं वहां पे, यानी कुछ जमीन पे तो कृषि कार्य किया जा रहा है और कुछ पे क्या है लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े प्लाट बने हुए हैं, जिस कारण उस भूमि का उपयोग कृषि कार्य के रूप में नहीं किया जाता। अब आती है कि जो बड़े और मध्यम किसान हैं वो कितने परिवार हैं। तो ध्यान रखना पालमपुर गांव में जो बड़े और मध्यम किसान हैं उनके परिवारों की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन उनके पास क्या है जमीन सामान्य व्यक्तियों से, सामान्य परिवारों से कुछ अधिक जमीन उनके पास में है। तो ध्यान रखना जो बड़े और मध्यम परिवार हैं उनकी जो संख्या है ऐसे 60 परिवार पालमपुर गांव में है, और जो 60 परिवार है उनके पास जो भूमि का हिस्सा आता है परिवारों के पास में, वो हिस्से की जो उनके पास भूमि आती है, ध्यान रखना 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वो कृषि कार्य करते हैं। यानी जहां गोविंद की बात की जाए तो उसके पास क्या है कि 2 हेक्टेयर भूमि थी, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी, लेकिन बेटों के बंटवारे के बाद में वो भूमि क्या हो गई, कम हो गई।
लेकिन यहाँ जो 60 परिवार है उनके पास, परिवारों के पास में लगभग प्रत्येक परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, जिस कारण क्या है उनके वहाँ प्लाट वगैरह भी बने हुए हैं और वहाँ पे कृषि के लिए उनके पास अधिक जमीन भी उपलब्ध हो जाती है। कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास अच्छे मकान भी है और अच्छी जमीन भी है, और उन परिवारों के पास में कुछ जो बड़े परिवार हैं, बड़े किसान हैं, उनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर वो कृषि कार्य करते हैं, जिस कारण क्या है कि बहु फसल का वो अधिक उपयोग कर पाते हैं, फसलों का बदल बदल पे उपयोग करते हैं, और उनकी भूमि पे जो फसल होती है वो सामान्य किसान से, सामान्य भूमि से क्या है ज़्यादा होती है, क्योंकि उचित रूप से खाद का, उचित रूप से सिंचाई का, उचित रूप से उर्वरकों का, उचित रूप से कीटनाशकों का वह सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरीके से सोच समझ के सही तकनीक से वहाँ पे खेती की जाती है। अब बात आती है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। भूमि अपने पास उपलब्ध हो गई, लेकिन सिर्फ भूमि होने से ही क्या है कि कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। कृषि कार्य करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम को दूसरा नाम है वो है मेहनत या श्रम शक्ति, यानी कार्य करने की शक्ति को श्रम शक्ति कहा जाता है। तो भूमि होने के साथ साथ में अपने पास क्या है कि श्रम होना भी आवश्यक है। अब श्रम के लिए हुआ क्या कि उत्पादन का दूसरा प्रमुख कारक है वो क्या है, श्रम। भूमि उपलब्ध हो गई, लेकिन उस पे मेहनत करने वाले, उस पे कार्य करने वाले श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि छोटे परिवार खेती का काम स्वयं करते हैं, यानी जिनमें परिवारों की सदस्यों संख्या कम है, वो किसान फिर दूसरे किसानों से या दूसरे व्यक्तियों से काम न करवा के जो परिवार के सदस्य हैं वह मिलजुल के अपने खेत में कृषि कार्य कर लेते हैं, ताकि क्या है कि जो भी अनाज फसल होती है उसका लाभ सिर्फ उन्हीं के परिवार को मिलता है, और उनका जो फसल का जो उत्पादन होता है उसको किसी के हिस्से में बांटना नहीं पड़ता, वो सारा का सारा हिस्सा उन्हीं के पास आ जाता है। अब बात आती है आगे कि जो मध्यम या बड़े किसान हैं वो क्या अपनी जमीन पे कृषि कार्य स्वयं करते हैं या दूसरे करते हैं, तो उनको श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। तो उनकी जो जमीन है, उनकी भूमि पे है, जो फसल का कार्य करते हैं, उत्पादन का जो कार्य करते हैं, बुआई का जो कार्य करते हैं, निराई का जो कार्य करते हैं, या उनको काटने का जो कार्य करते हैं फसलों वगैरह को, वो सारा कार्य किससे करवाया जाता है, श्रमिकों से करवाया जाता है। श्रमिक ही उनके जो स्थान है खेती के हो, चाहे उनके अन्य फार्म हाउस वगैरह हो, उनकी देखभाल का कार्य श्रमिक यानी मजदूरी करने वाले व्यक्ति ही करते हैं। अब आती है कि श्रमिक को जो वो मेहनत करता है, जो उसके बदले में उसको क्या मिलता है। तो श्रमिक के द्वारा जो मेहनत की जाती है, जो कार्य किया जाता है, उसके बदले में उसको जो बड़े किसान हैं या जो साहूकार वगैरह है उसके बदले में उसको भुगतान करते हैं। भुगतान का दूसरा नाम है कि उसको उसके बदले उसका मेहनताना मिल जाता है, उसका वेतन मिल जाता है, उसके रुपए मिल जाते हैं। अब बात आती है कि जो श्रमिक है उनका फसल पे अधिकार होता है या नहीं होता। ध्यान रखना कि खेत किसी दूसरे व्यक्ति का है, सेठ का है, लेकिन मजदूर वहां मजदूरी करने जाता है, तो ध्यान रखना कि उस मजदूरी के बदले उसको उसका मेहनताना मिल रहा है, उसको उसके बदले में उसकी मजदूरी मिल रही है, तो उसका मजदूरी जितना ही हक है, लेकिन वहां पे जो फसल का उत्पादन हुआ उस फसल पे उस श्रमिक का, उस मजदूर का बिल्कुल भी हक नहीं होता। उसका हक है वो उसका मेहनत है, उसके बदले में उसको पैसों के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। अब बात आती है कुछ जगह पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि श्रमिकों को भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। भोजन करवाने की व्यवस्था है क्योंकि वो काफ़ी दूर से आते हैं श्रमिक, और कई बार क्या होता है कुछ दिनों तक उन श्रमिकों को वहाँ रह के कार्य करना होता है, तो वो अपना सामान वगैरह साथ में नहीं ला पाते, इसलिए उनकी भोजन की व्यवस्था क्या है कि वो सेठ साहूकार करते हैं। इसके साथ भोजन की व्यवस्था के साथ उनको अलग से मजदूरी भी दी जाती है। ज़्यादातर ये व्यवस्था है भोजन करवाने की व्यवस्था, ये शहरों में न देख के गाँवों में इस व्यवस्था का अधिक प्रचलन रहा है। दैनिक मजदूरी पर के आधार पे कार्य, कई जगह ऐसा होता है कि व्यक्ति को रोजाना वेतन दिया जाता है उसके श्रम शक्ति के आधार पे, और उसके फिक्स रुपए कर दिए जाते हैं कि भाई एक दिन की मजदूरी आपको इतनी रुपए मिलेगी, और उसको डेली रूटीन के अंतर्गत उसके कार्य के आधार पे उसको वेतन दे दिया जाता है, उसका भुगतान कर दिया जाता है। अब आती है वर्ष भर पर मजदूरी कार्य।
कई जगह ऐसे होते हैं जो बड़े सेठ साहूकार है या बड़े जिनके पास भूमि है, बड़े उनके पास फार्म हाउस है, वो निश्चित रूप से श्रमिकों को या मजदूरों को अपने यहाँ रख लेते हैं और उनको साल भर उनसे कार्य करवाते हैं और उसके बदले में उनको अच्छा वेतन मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है और समय समय पे उनको अच्छा भोजन भी मिलता है। अब बात आती है मजदूरी पर कार्य करने वाले भूमिहीन, यानी दूसरे की भूमि पे कार्य करने वाले व्यक्ति कौन होंगे? जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है। अब जब स्वयं की भूमि होगी तो वो दूसरे के यहाँ पे कार्य क्यों करेंगे, दूसरे के यहाँ पे मजदूरी क्यों करेंगे? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि उनके पास स्वयं की भूमि नहीं होने के कारण, वो अपनी जमीन नहीं होने के कारण खुद खेती वगैरह नहीं कर पाते, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता। इस कारण क्या करते हैं कि वो दूसरे की भूमि पे दूसरे लोगों के पास जाके उनके जो भी काम होते हैं उनके काम करते हैं और उसके बदले में उनका भुगतान किया जाता है। अब बात आती है कि श्रमिकों का जो भुगतान है, उनका वेतन है, वो न्यूनतम कितना है। तो समय के साथ साथ क्या है, श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी होती रहती है, उन्हें वृद्धि होती रहती है। तो ध्यान रखना कि 2017 में जो श्रमिकों का जो न्यूनतम भुगतान था, यानी डेली मजदूरी कितनी थी, तो ध्यान रखना डेली मजदूरी 300 रुपए थी 2017 के अनुसार। हमने बात की कि समय के साथ इसमें मजदूरी में बढ़ोतरी होती रहती है, ये स्थायी नहीं होती। बात आती है वे कि जो डाला श्रमिक है पालमपुर गांव का, उसको जो मजदूरी मिलती थी, न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। वजह क्या? उसकी कार्य करने की शक्ति, सही तरीके से कार्य नहीं करना और उसको कार्य सही तरीके से नहीं करने के कारण उसको जो मजदूरी मिलती थी वो सामान्य मजदूरों से कम मजदूरी मिलती थी और डाला श्रमिक को जो मजदूरी दी जाती थी 160 रुपए उसको मजदूरी के रूप में दिए जाते थे। अब बात आती है श्रमिकों की अधिकता के कारण मजदूरी कम। अब ध्यान रखना कि जहां श्रमिक अधिक हो जबकि कार्य कम हो और लोग अधिक हो, तो वहां क्या है कि लोगों की मेहनत का जो भुगतान उनको मिलता है वो कम मिलता है। मान लो एक खेत है, उस पे काम करने के लिए सिर्फ 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन वहां 20 व्यक्ति पहुंच जाते हैं, तो बाद में जो सेठ या साहूकार होगा उनको निम्न वेतन पे मजदूरी पे रख लेगा। वजह क्या है इसकी कि उनके पास श्रमिक अधिक है और वो जो अच्छा कार्य करेगा और कम मजदूरी पे कार्य करेगा उन मजदूरों को रख लेगा। तो इस कारण क्या है, श्रमिकों की अधिकता के कारण भी क्या है कि श्रमिकों की जो मजदूरी है वो कम रहती है। डाला व रामकली निर्धन व्यक्ति। अब जो गांव के व्यक्ति हैं डाला और रामकली, वे निर्धन व्यक्ति है। निर्धन का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, जिनके पास क्या है कि अच्छी भूमि नहीं है, अच्छे घर नहीं है और उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, क्षमता है, वो भी कम है, जिसके कारण क्या है कि ये गांव के निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहलाते हैं।